हेलो दोस्तों, मैं हूं पुलिस पराशर और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास 12 की स्टडी को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम द सॉलिड स्टेट पे बात करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एनीथिंग मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो कोई जगह घेरती हो तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी चीजें गाइस आंखों से दिखाई दे वो सारी की सारी चीजें मैटर ही है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी चीजें आपके आसपास अगर प्रेजेंट हो सारी की सारी चीजें मैटर ही हैं। जैसे कि ये चॉक हुआ, पेंसिल हुआ, डस्टर हुआ, मार्कर हुआ, सारी की सारी चीजें मैटर है। मैटर्स के उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन तीन स्टेट्स बताई गई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर के स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो माना गया है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ पे हम उन्हीं फिजिकल स्टेट्स में से एक स्टेट सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, द सॉलिड स्टेट। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। इसके चलते इसके मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास पाए जाते हैं और अपने मीन पोजीशन से हिल नहीं सकते। अपने मीन पोजीशन से ना हिलने के कारण सॉलिड्स का शेप डेफिनेट, वॉल्यूम भी डेफिनेट और मास भी डेफिनेट होता है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इट इज that state of matter which has तो सॉलिड स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें शेप भी डेफिनेट होता है, मास भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। इन सारे चीजों के डेफिनेट होने का ये कारण है कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है और इसके मॉलिक्यूल एकदम पास पास पाए जाते हैं, अपने मेन पोजीशन से हिल नहीं सकते हैं, तो उनके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। सॉलिड टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड वन इज एमार्फस। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है मार्बल और एमार्फस सॉलिड होता है चॉक। मार्बल और चाक दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये चिकना होता है और ये खुरदरा होता है। इनमें डिफरेंस होने का कारण ये है इनके अरेंजमेंट। अगर हम मार्बल की बात करें जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इनका अरेंजमेंट एकदम रेगुलर मैनर में होता है, जैसे कि ये ऐसे, फिर इसके बाद ये नीचे, फिर अगला,
तरीके से एक रेगुलर मार्बल में जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसे रेगुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं। जबकि अगर एमार्फस की बात करें तो चौक है, इसमें इरेगुलरली अरेंज होते हैं। कहीं भी कोई भी अरेंज हो जाता है, इधर ऐसे बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, किधर से अभी पैटर्न ये ऐसे बना हुआ है, फिर पैटर्न इसी में ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में यहाँ पे रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न ऑफ constituent particle in crystalline solid। अगर यहाँ बात करें तो irregular pattern of constituent particle होता है, irregular pattern of constituent particle। अब रेगुलर और इरेगुलर से होता क्या है कि इनमें रेगुलर पैटर्न होने के वजह से इनका शेप डेफिनिट होता है और इनका शेप इनडेफिनिट हो जाता है। जब हम इसको कट करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करते हैं, क्लीन क्लीवेज शो करते हैं। So clean cleavage when cutted with knife। इसमें क्या कर सकते हैं, कैसा शो करते हैं, सो रफ surface or cleavage when cutted। तो सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है मार्बल, एमार्फस सॉलिड का एग्जांपल है चार्ट। मार्बल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, रेगुलर पैटर्न पाया जाता है, इसीलिए इनका शेप क्या होता है, डेफिनिट होता है। वहीं एमार्फस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसके चलते इनका शेप जो है वो इनडेफिनिट होता है। और अगर कहीं पे शेप डेफिनिट है तो इसको अगर हम कट करेंगे चाकू से या तोड़ दें तो कैसा होगा, क्लीन क्लीवेज दिखेगा या स्मूथ सरफेस मिलेगा, स्मूथ सरफेस मिलता है जब हम कट करते हैं। तो रेगुलर पैटर्न होने की वजह से ये काफी दूर तक ऐसे जा सकते हैं, काफी बड़ा बड़ा सॉलिड बन सकता है। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होगा। तब ये कैसा होगा, एमार्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होगा। अब रेगुलर अरेंजमेंट होने से क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या करेंगे, रेंज ऑफ
मेल्टिंग पॉइंट, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। 7 मेल्टिंग पॉइंट ये क्यों शो किए? क्योंकि इनका अरेंजमेंट रेगुलर है, तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बॉन्ड हैं वो एक ही टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी का टेम्परेचर 138 से लेके 140 तक, तो एक 7 मेल्टिंग पॉइंट है, इतने पे सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे सॉलिड। लेकिन ये क्या होते हैं, ओवर ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लो 120 से लेके 140 तक सारे मॉलिक्यूल एक ही मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं होंगे। कोई 120 पे मेल्ट होगा, कोई 121 पे, यानी 120 से पिघलना स्टार्ट हो गया और हर पॉइंट पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल मेल्ट होगा। 140 तक जाते जाते पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसका एक 7 मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्ट करने में जो हीट हमें देना पड़ता है उसे ही हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट अगर 7 है तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, डेफिनेट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड में इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका कोई निश्चित नहीं है कि ये कब पिघलेगा। एक बार 120 पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और एकदम जाते जाते मेल्ट ये होगा। अब अगर बात करें ये कैसे होते हैं, तो सॉलिड तो सारे के सारे रिजिड होते हैं, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और ये क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेसिबल हो सकता है, कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट, कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट। थोड़ा सा इसे कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप पाया जाता है, थोड़ा सा हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब देखो सॉलिड का मेन क्या है कि वो रेगुलर होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता है और वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और ये थोड़े से क्या है, कंप्रेसिबल है। तो इनकम्प्रेसिबल है इसलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही ट्रू सॉलिड बोलते हैं और इन सब को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, यानी कि ये असली सॉलिड नहीं है, स्यूडो, ये असल में लिक्विड है, तो इसे स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी बहुत ही ठंडा किया हुआ ये लिक्विड है। तो ट्रू सॉलिड के एग्जांपल्स क्या होंगे, ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स इसके एग्जांपल हैं। बाकी सारे साल्ट हैं, ऑल साल्ट्स फॉर एग्जांपल NaCl, KCl। मेटल्स में हमारे आ जाएंगे Ag गोल्ड, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, कॉपर, सारे के सारे मेटल हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही आ जाएंगे। एमॉर्फस सॉलिड की अगर बात करें हम तो ग्लास हो जाएगा, फिर रबर, ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है असल में। ग्लास और रबर के एग्जांपल से ये ओवर रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट वाला और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखते हैं कि खिड़कियां लगी रहती हैं, शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं हमारे घर पे, तो नीचे का मोटा हो जाता है धीरे धीरे और वो खिड़की बंद होना स्टार्ट कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो खिड़की जो ग्लास का बना होता है वो एक्चुअल में सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो धीरे धीरे वो पिघल करके नीचे आना स्टार्ट होता है, इसीलिए जो कोने कोने कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है ग्लास। अब अगर बात करें हम सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, ये एनाइसोट्रॉपिकल होता है, एनाइसोट्रॉपिकल।
आइसोट्रॉपिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिकल होते हैं और ये आइसोट्रॉपिकल होते हैं। देखो मजे की बात यह है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेगुलर अरेंजमेंट था, लेकिन ये एनाइसोट्रॉपिकल हो गया। आइसो मतलब सेम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आता है। एनाइसोट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम जाएंगे, इनका अरेंजमेंट रेगुलर है, सेम है, लेकिन अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। आइसोट्रॉपिकल का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, हम किसी भी डायरेक्शन में जाए, और इधर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तब भी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम यहां बना देता हूं, कोई रेगुलर अरेंजमेंट वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसमें इधर जाएंगे तो अलग देखने को मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर जाएंगे तो अलग देखने को मिलेगा। और आइसोट्रॉपिकल में भले ही इसका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इसमें क्या होगा, सेम देखने को मिलेगा प्रॉपर्टीज, हमें किसी भी डायरेक्शन में जाए तब भी। अब एक और है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंटरफेसियल एंगल पाया जाता है। यहां लिख देता हूं मैं जगह बना के, इंटरफेसियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा इज प्रेजेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंटरफेसियल एंगल पाया जाता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में इंटरफेसियल एंगल एब्सेंट होता है। तो कहाँ लिख दूंगा, इधर लिख देता हूँ, इंटरफेसियल एंगल एब्सेंट। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए इसमें मैंने। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसमें था ट्रू सॉलिड एंड आइसोट्रॉपिकल इन नेचर, सेम शेप, और स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट बताए हुए थे मैंने, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैंने जितना पॉसिबल था सारा का सारा बता दिया। अब आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम याद कर सकते हैं INCM। I का मतलब होता है आयनिक सॉलिड, M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, C का मतलब होता है कोवेलेंट सॉलिड, और M का मतलब होता है मेटालिक सॉलिड्स। ओके, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड INCM। फर्स्ट वन है आयनिक सॉलिड, आयनिक, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड।
मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं उनके बॉन्ड के टाइप के बेसिस पे, पोलर, नॉन पोलर एंड मेटालिक बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं आयनिक, मेटालिक एंड कोवैलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। हम डिस्कस करेंगे इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉन्डिंग के बेसिस पे, एग्जाम्पल, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इधर लिखता हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। आयंस में 2 टाइप के आयंस हो सकते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस। मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो होते हैं कर्नेल्स, पॉजिटिव कर्नेल्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं ये। इनके में जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वहां पे होल्स बच जाते हैं, उन्हीं होल्स को हम पॉजिटिव कर्नेल्स बोलते हैं। पॉजिटिव कर्नेल्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर कोवैलेंट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम। एटम से मिलकर बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स की। बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये बेसिकली जो डिवाइड किया गया है वो अट्रैक्टिव फोर्सेज और बॉन्डिंग के बेसिस पे ही डिफाइन किया गया है। तो जैसा नाम है उसका वही बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आयनिक बॉन्ड है तो इसमें क्या पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। सबको पता होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है आयनिक बॉन्ड। तो ये बहुत ही मजबूत होगा। मेटालिक बॉन्ड की अगर बात करें हम तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। और कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल NaCl, KCl, CaCl2, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मेटालिक सॉलिड में ऑल मेटल्स आ जाएंगे। ऑल मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, Au एंड कॉपर, सारे के सारे मेटल आ जाएंगे। अगर कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो इसमें SiO2, डायमंड और ग्रेफाइट आ जाएगा। डायमंड और ग्रेफाइट सबसे ज्यादा इसके इम्पोर्टेंट है। अब फिजिकल नेचर की बात करें, अगर हम फिजिकल नेचर तो ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल। हार्ड बट ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मीनिंग कि हम इसको दबा तो नहीं सकते लेकिन फोर्स अप्लाई करके तोड़ सकते हैं। ब्रिटल का यही मीनिंग होता है। जैसे मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, नमक का रोलर मिलता है, उसको हम प्रेशर अप्लाई करके दबा के तोड़ सकते हैं। ठीक। अब अगर मेटालिक सॉलिड की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, ये भी हार्ड होंगे भाई। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, हार्ड होंगे। हार्ड बट कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होने का ये मतलब है कि हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल का मीनिंग कि थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये हार्ड जनरली होते हैं, सारे हार्ड होते हैं कोवैलेंट सॉलिड।
लेकिन सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट हो सकते हैं। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट एकदम क्या है, सॉफ्ट सब्सटेंस है। अब इसकी बात करें अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये सबसे थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो जनरली सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन molten state, molten and aqueous state, molten and aqueous state। तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होते हैं ऐसे इन जनरल में, लेकिन जब इनको पिघला दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए तो ये कंडक्टर हो जाते हैं। इनके पानी में घोलने पर या पिघलाने पे कंडक्टर होने का ये राज है कि इनके चार्ज फ्री हो जाते हैं और वो चार्ज मूव करने लगते हैं। चार्जेस के मूव करने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, तो ये कंडक्टर हो जाते हैं। अब अगर मेटालिक बॉन्डिंग की बात की जाए तो मेटल्स क्या होते हैं, सारे के सारे एकदम कंडक्टर ही होंगे भाई, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कंडक्टर इन ऑल कंडीशन, ये सब कंडक्टर होंगे। अब कोवेलेंट सॉलिड इंसुलेटर भी हो सकते हैं और कंडक्टर भी हो सकते हैं। अब सभी लोग इसका एग्जांपल जानते होंगे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है। डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और ग्रेफाइट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब लास्ट पॉइंट है इनका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट मैं जगह देख के कहीं पे लिख दे रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एमपी मेल्टिंग पॉइंट हाई। इनका जो है फेयरली हाई होता है, थोड़ा सा उससे ज्यादा हाई, और इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई, क्योंकि डायमंड को पिघलाना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये तो बात हुआ हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स में से 3 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किनसे मिलके ये बना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे बात करने से पहले मैंने बताया नहीं, सारे के सारे सॉलिड्स 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। वो है एटम, आयन और मॉलिक्यूल। सॉलिड्स 3 चीजों से मिलके बने हो सकते हैं, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें इन सारे में, तो नॉन पोलर भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, तो ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब अगर बात करें हम बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस की, तो यही डिफरेंस होता है बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स, जिससे ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पे। वंडर वाल फोर्स
एक वीकेस्ट फोर्स है। ये कोई खास फोर्स नहीं होता है, ये तब एराइज होता है जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होने के कारण, डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे वंडर वाल फोर्स एराइज हो जाता है। अब अगर पोलर की हम बात करें तो यहाँ पे पोलर फोर्सेज एराइज होते हैं, जिसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। HCl इसका एग्जांपल है। तो जैसे H और Cl आया, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, इस पर डेल निगेटिव आ गया। डेल निगेटिव क्यों आएगा क्लोरीन के ऊपर? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे ही और भी HCl मॉलिक्यूल आएंगे, H प्लस Cl माइनस डेल प्लस वाले, ऐसे ही H डेल प्लस Cl डेल माइनस वाले आएंगे। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये Cl माइनस इसके साथ। तो एक पोल ये, एक पोल ये, इसी को बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, इन्हीं दोनों डाइपोल्स की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एराइज होता है। ये वंडर वाल फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्गर फोर्स है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, क्योंकि ये नाम के बेसिस पे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखा हुआ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब अदर एटम या तो फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, यानी फोन के साथ ही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक डिटरमाइनिंग फोर्स है सॉल्युबिलिटी के लिए। अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब इनका देख लेते हैं हम एग्जांपल्स। एग्जांपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ArCCl4, ArCCl4, H2 हाइड्रोजन आयोडीन, मतलब आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन। इसका क्या एग्जांपल है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका एग्जांपल H2O। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ये कैसा होता है? हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? तो अगर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग वीक होंगे तो मॉलिक्यूल सॉफ्ट होगा। ये भी वीकर फोर्स है तो मॉलिक्यूल सॉफ्ट होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? हार्ड होगा। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर है। इंसुलेटर, गलत स्पेलिंग। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल भी इंसुलेटर ही होगा, और ये भी मॉलिक्यूल का होगा इंसुलेटर ही होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट, MP। मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा वैंडर वाल फोर्सेज का। क्यों कम होगा? क्योंकि ये एकदम वीकेस्ट फोर्स है। थोड़ा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होने से की वजह से इनका बहुत वेरी लो होता है मेल्टिंग पॉइंट। इनका लो होगा, थोड़ा इससे स्ट्रॉन्ग है, और इनका क्या होगा? लो होगा। और बहुत सारे का हाई भी हो सकता है। इस तरीके से सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो 3 टाइप के थे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सारे को डिस्कस कर लिया। एक बार मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे, चाहे वो नॉन पोलर हो, पोलर हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो।
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 टाइप के होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। आयनिक सॉलिड में आयन से मिलकर बने थे, एटम से मिलकर बने थे कोवेलेंट सॉलिड में, और मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो गए। मेटेलिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल थे। अगर हम बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे तो नॉन पोलर में वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाता है, जो केवल मॉलिक्यूल्स में डेंसिटी बढ़ने के कारण एराइज होता है। पोलर में 2 डाइपोल आ जाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण एराइज होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ये पाया जाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी फ्लोरीन में जब हाइड्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो ये पाया जाता है। एग्जाम्पल नॉन पोलर के आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन। इसके है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का H2O और HF है। फिजिकल नेचर ये सॉफ्ट होगा क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेज स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये भी सॉफ्ट होगा। ये हार्ड होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड ही क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कोई भी कंडक्टर नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है वैन डर वाल्स फोर्स होने के कारण। तो इनका ये जो फोर्स है इसी बात पे सारा प्रॉपर्टी डिटरमाइन होता है। अगर ये आता है तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई टॉपिक तो नीचे कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल के बारे में और ब्रेविस लैटिसेस के बारे में कि वो कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आगे भी क्लास 12 के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगला वीडियो भी आप रेगुलरली देख पाए। थैंक यू।